बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत की मुश्किलात कम नहीं हो रही। अभी कुछ ही अर्सा पहले IMF की एक ट्रांच अप्रूव हुई और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने IMF की काफ़ी कंडीशंस जो हैं वो पूरी कर दी। लेकिन कुछ ही अर्सा बाद IMF ने 11 नई कंडीशंस की बात कर दी। अब ये 11 नई कंडीशंस क्या हैं, इसका असर पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या होगा, क्या कोई मिनी बजट आने वाला है, नए टैक्सेस लगने वाले हैं, क्या पावर टैरिफ्स बढ़ने वाले हैं, इन्हीं सब पे बात करने के लिए आज मैंने कुछ मेहमानों को इनवाइट किया है, जिसमें अमार हबीब साहब हैं जो कि इकॉनमी और फाइनेंस को पिछले 17 साल से कवर कर रहे हैं और आप प्रोफेसर भी हैं IBA में। मेरे दूसरे मेहमान जो हैं वो सनाउल्लाह साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इकॉनमी को बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं। मैं अमार आपसे शुरू करूँगा। अभी तो खुशखबरी आई थी अमार, लेकिन साथ ही 11 न्यू कंडीशंस आ गई और उसमें एक कंडीशन जो है वो टैक्सेस की तरफ आ रही है, क्योंकि पहले 6 महीने में हम लोगों ने को 330 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल देखा है, जो कि हमारे रेवेन्यूज़, टैक्स रेवेन्यूज़ जो हमने इकट्ठे करने थे उससे। तो आपके ख्याल से क्या जो बात की जा रही है कि जी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र पे टैक्स लगेगा और जो सेल्स टैक्स की कुछ रिजीम्स हैं जिसमें 0% एंड 8.5% है, उसको भी 18% की तरफ ले जाने की बात हो रही है, तो क्या आप कहते हैं इसमें? देखें, बात सारी ये है कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसको मैं कहता हूँ हमेशा एक फिस्कल प्रॉब्लम है, यानी हमारे अखराजात जो हैं वो हमारी आमदन से ज़्यादा हैं। तो जो अखराजात आमदन से ज़्यादा होंगे तो हमने आमदनी कहीं ना कहीं से तो बढ़ानी होगी, जिसमें जिस जिस चीज़ पे टैक्स लगा सकते हैं वो लगाने की कोशिश करते हैं। अब लेवल ये आ गया है, नौबत ये आ गई है, अब इतना टैक्स लग चुका है कि और लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लगाएंगे भी तो वो फिर मार्केट जो है इनफॉर्मल मार्केट की तरफ जाती है, स्मगलिंग होती है, इनफॉर्मल एक्टिविटी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे टैक्स कलेक्शन और कम होती है। तो अखराजात को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आमदन जितनी बढ़ा सकते थे हमने बढ़ा ली, और टैक्सेस लगाएंगे उससे होगा ये कि इकॉनमी जो है और रुक जाएगी, वैसे ही नहीं चल रही है। क्योंकि अगर वही हम एक छोटी सी बात हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कोई भी सरमायाकारी करने जाते हैं तो उसमें आपको जो इफेक्टिव टैक्स रेट होता है वो तकरीबन 45 से 50% होता है फॉर्मल में ना। अगर आप फॉर्मल सरमायाकारी करें तो 45-50% जब होगा आपका टैक्स, तो कोई सरमायाकारी क्यों करेगा? और अगर सरमायाकारी नहीं करेगा तो मुआशी हालात जो हैं वो बेहतर कैसे होंगे? तो अगर हमें किसी भी किस्म की ग्रोथ चाहिए तो उससे हमें टैक्स कम करने पड़ेंगे, और टैक्स कम करने का तरीका एक ही है कि आप अपने अखराजात अभी कम करें, इसके अलावा और कोई तरीक़ाकार नहीं है। जी हमारा आप अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में हमारी GDP ग्रोथ जो है वो तो 2% या लेस देन 2% रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ देखें तो बड़ा माइंड बॉगलिंग है कि टैक्स हम बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना शुरू हो गए हैं और हमारी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि हम बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को स्क्वीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो कम नहीं कर पा रही या कर रही। तो एक्सपेंडिचर्स के ख्याल से आपको किस जगह पे गवर्नमेंट को कम करने होंगे? देखिए, हुकूमत अगर 100 रुपये इकट्ठा करती है तो उसमें तकरीबन 58 रुपये जो हैं वो सूबों के पास चले जाते हैं। तो जो भी टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से 58%, 58.5% जो तो वैसे ही सूबों के पास चला जाता है। और सूबों पे जो, और सूबे अपने जो है कोई टैक्स कलेक्ट करते नहीं हैं। तो हो ये रहा है कि कलेक्शन की जिम्मेदारी जो है फेडरल की है, अखराजात की जिम्मेदारी है जो वो सूबों की है। सूबों की अकाउंटेबिलिटी जो है वो यहाँ पे ज़रूरी है कि जी आप अगर एडिशनल कोई खर्चा करते हो तो उसमें आप खुद अपना टैक्स कलेक्ट करें और उससे करें, जिसका मतलब ये है कि जो हमारा NFC अवार्ड है उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इस तरह ही चलता रहा तो आगे ना टैक्स भी कलेक्ट कर पाएगा, ना कुछ सूबे अखराजात जो हैं वो कर पाएंगे। तो इस चीज़ को फिक्स करना अभी बहुत ज़रूरी है। सही है। मैं सनाउल्लाह साहब के पास आऊँगा। सनाउल्लाह साहब, कोई मिनी बजट देख रहे हैं आप अगले एक आध महीने में? सर, पाकिस्तान जो है ना इस वक्त मलिक साहब IMF प्रोग्राम में है और 37 महीने का ये प्रोग्राम है। तो जो भी बेंच मार्क हैं, जिस तरह आप 11 शराइत बता रहे थे, इस किस्म का जो भी आपकी शराइत कंडीशन पूरी नहीं होगी तो IMF ने तो कोई रियायत नहीं करनी और ना की है, आपने देख लिया माजी में भी। तो आपको फिर अगर आपके टैक्स टारगेट पूरे नहीं होते, या तो आपको फिर अपने एक्सपेंडिचर कम करने होंगे या आपको एडिशनल टैक्स लगाने होंगे। एक्सपेंडिचर साइड पर आपने अभी बात की है, मैं इस पर ज़रूर बात करना चाह रहा हूँ। 18 अमेंडमेंट के बाद जब ये आपका नया NFC अवार्ड भी आया, जो भाई हमारे बता भी रहे थे अमार साहब, कि 57.5% जो है वो सूबों के पास चला जाता है, और बिल्कुल इनकी बात सही है।
सूबों के जो एक्सपेंडिचर है उस पर कोई चेक नहीं है, लेकिन मैं सूबों के एक्सपेंडिचर की बात ही नहीं करता। बात फेडरल के एक्सपेंडिचर की बात करें, आप 18 अमेंडमेंट के बाद आपको वफाक में मैक्सिमम 8 वजारतों की ज़रूरत है, 8 वज़ीरों की। आपने एक फ़ौज रखी हुई है पूरी, 50 से ज़्यादा वज़ीर हैं। आप हैरान होंगे, एक एक वजारत में 5-5 वज़ीर हैं इस वक्त। पहले मुशीर है, फिर वज़ीर है, फिर स्टेट मिनिस्टर है, फिर SAPM है, फिर पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। और ये 5 वो अहदे हैं जिन पे हर किस्म की आपने गाड़ी भी लेनी है, स्टाफ भी लेना है, फ्यूल भी लेना है, ट्रैवलिंग भी लेनी है। और मज़े की बात यह है कि इस सारी फिस्कल पोजीशन के बावजूद इनकी कई 100% तनख्वाहें बढ़ाई हैं पिछले 1.5 साल में। मतलब है कि आप सीरियस ही नहीं है अपने एक्सपेंडिचर कम करने के लिए। आप देख लें ना, अयाशी है एक, गाड़ियों की और बाकी जो इश्यूज़ हैं। तो आपको अगर अपने सीरियस हैं कि आपके क्राइसिस कम हो, फिस्कल पोजीशन बेहतर हो, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। 18 अमेंडमेंट के बाद आपको 8 से ज़्यादा वज़ीरों की ज़रूरत नहीं है जो ये सीरियस नहीं है। और उसकी वजह इनकी सियासी जो मफाद हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है, इसको भी बनाना है, उसको भी बनाना है, ये भी बनाना है। और प्रॉब्लम हमारे दो ही हैं, एक तो आपको अमार साहब ने बताया फिस्कल, एक आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा ख़तरनाक है, वो इस वजह से कि अगर आपके पास डॉलर रिज़र्व नहीं है तो आपको फिर जाना पड़ता है IMF के पास, या ये दोस्त ममालिक जो आपके चाइना का है, UAE है, सऊदी अरब है, जिनके आपने 12-14 अरब डॉलर डिपॉजिट किए हुए हैं। एक मिनट, आज का सिर्फ मैं आपको बता दूं, ये आज के ट्रेड फिगर मेरे सामने है 6 माह के। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ खड़े हैं। आपका 6 माह में ट्रेड डेफिसिट में 35% इजाफा हुआ है। आपकी एक्सपोर्ट गिर गई हैं 20% से ज़्यादा 6 महीने में। तो आप मुझे बताएं, आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी ठीक नहीं है, आपका फिस्कल पोजीशन भी ठीक नहीं है, तो आपको IMF ने फिर दबाना ही है, आप पे नई शराइत भी लगानी है। और जब बजट आएगा जून में तो आपको नज़र आएगा कि टैक्सेस कम नहीं होंगे। और बिल्कुल सही, वो SIFC के जो DG मेजर जनरल सरफराज ने बात की कि ये वाला जो फाइनेंशियल मॉडल है ना इसमें ग्रोथ हो सकती है, ना आप इसमें इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तो आपको ये मॉडल चेंज करना पड़ेगा। जी, मैं आता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो जब हम एक्सपेंडिचर कट करने की बात करते हैं तो ये क्या वजह है कि IMF जो है वो एक्सपेंडिचर नहीं कट करवा पाती। मतलब बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि अवाम पे आती हैं तो गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव होती है और उसको इम्पोज कर देती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन पे समहाउ IMF और गवर्नमेंट दोनों जो है वो कोई एक अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं या वो पूरी नहीं की जाती हैं। क्या बात ऐसी है? देखिए, बात है जब इनकी डिस्कशन होती है, मैंने कोई 14-15 प्रोग्राम है जो इनके IMF के हुए, तो 25 हैं तकरीबन, तो मैंने उनको कवर किया है, बाकायदा उनकी मीटिंग्स में गया हूँ, उनसे बातचीत भी की है कई मरतबा, दर्जनों मरतबा। मसला ये है कि जब टेबल पे ये नेगोशिएशन होती हैं और प्रोग्राम तय होता है तो जो IMF का कंसर्न होता है वो फिस्कल डेफिसिट या प्राइमरी बैलेंस होता है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप चले जाएँ तो वहाँ पे हुकूमत के पास ऑप्शन होता है कि आपने कहाँ पे कट लगाना है, कहाँ पे आपने इनको पूरा करके देना है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर 330 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया है तो ये वो या तो वो उनको कहेंगे आप एडिशनल टैक्स लगा दें या आप कहीं से अपना एक्सपेंडिचर कट कर दें। तो हमेशा ये होता है कि हुकूमत डेवलपमेंट बजट पे कट लगाती है सबसे पहले, और कोई कट नहीं लगता, मतलब किसी को कट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी डेवलपमेंट बजट पे कट लगता है और उसके बाद नए टैक्सेशन लगा दिए जाते हैं। तो ये IMF की मर्ज़ी नहीं होती, ये जो सिटिंग हुकूमत होती है उसकी मर्ज़ी होती है और उसने कायल करना होता है। IMF अपने तौर पे कोई प्रोग्राम नहीं देता कि आप ये टैक्स लगा दें। IMF कहता है कि आपके ये एक्सपेंडिचर है, ये आपका रेवेन्यू है, आपका फिस्कल डेफिसिट और बैलेंस जो ये होना चाहिए, आप इसको किस तरह मैनेज करना है ये हुकूमत की मर्ज़ी होती है। अब हुकूमत के अपने क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं या बाकी सिक्योरिटी रिलेटेड उनके कोई इश्यूज़ होते हैं, वो उसके हिसाब से अपना जो है निज़ाम तय करती है। प्रॉब्लम यही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर कट करना है, एक एग्जाम्पल भी सेट करनी होती है, हुकूमत वो एग्जाम्पल भी सेट करने के लिए तैयार नहीं है। जी अमार, आपके पास आऊँगा। अगर हम देखें तो सैलरी क्लास पे टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लास्ट ईयर IMF की कंडीशन के पीछे इन्होंने जो टीचर्स और रिसर्चर्स को 25% रिबेट मिलती थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब आप देखते हैं कि MNAs की सैलरीज़ जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं, एक्सपेंडिचर्स उस लिहाज से बढ़ जाते हैं। जिस तरह सनाउल्लाह साहब बता रहे थे कि 5 मिनिस्टर्स, पार्लिमानी सेक्रेटरी जो हैं, एडवाइज़र्स जो हैं वो एक मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ पे चीज़ रुकेगी फिर?
देखिए, ये तो वो वाली चीज़ें हैं ना जो कि सामने ऊपर ऊपर नज़र आती हैं। अगर आप लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली, मैं ये कैलकुलेशन करी हुई है, कल आप फेडरल को पूरा बंद कर दें। हम कहते हैं कि जी जितने भी हैं, कल सडनली जो है फेडरल गवर्नमेंट पूरी कल बंद हो जाती है, देयर इज़ नो वन फेडरल गवर्नमेंट, सब ऑटो पे चल रहा है फॉर एग्जांपल, इवन देन यू विल हैव अ डेफिसिट, तब भी आपका डेफिसिट रहेगा। क्यों? बिकॉज यू नीड सर्टेन लेवल ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर, वो आपका एक चलता रहेगा फॉर मल्टीपल रीजंस। और जितना आपने बोरो किया हुआ उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने देना होगा। इफ़ एनीथिंग, अगर आप फेडरल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर देखें तो एक्चुअली वो रिड्यूस हो रहा है। मैं फुली एग्री कर रहा हूँ सनाउल्लाह साहब की बात से कि जी ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए जो कि सूबों पे हो गई हैं, मगर उसको बंद करने के बावजूद भी आपका डेफिसिट रहेगा। तो अब क्या करें? हमने बोल दिया, डिसाइड कर लिया कि जी कुछ नहीं करना, आप जितने भी लोग हैं उन सबको बंद कर दें। सिर्फ 8 मिनिस्ट्री हैं, 8 मिनिस्ट्री में भी 80 लोग काम करें, इसके अलावा और भी काम करने नहीं करें, तब भी आपका डेफिसिट रहेगा, तब भी सूबों में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो आई थिंक ये पूरा जो है ना, हमें जो इसकी जो ग्रेविटी है, जो सारे नंबर हैं, उनको देख के ये बात करनी चाहिए कि जी आगे करना क्या है। क्योंकि अभी हो ये रहा है कि अखराजात तो सिर्फ सूबे करते रहते हैं और कलेक्शन कोई नहीं करते हैं। ये चीज़ से कम चेंज करने की ज़रूरत है। जो सनाउल्लाह साहब ने बोला, बिल्कुल वो करने की 100% ज़रूरत है, वो करने की तो आज से ज़रूरत है। मगर ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई अखराजात कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसका बेनिफिट क्या हो रहा है। क्योंकि टैक्स तो मैं दे रहा हूँ, फेडरल से जो भी टैक्स पे कलेक्ट हो रहा है वो सारे सूबों पे जा रहा है, और सारे सूबों पे वो जा रहे हैं, उनके अखराजात अपने हो रहे हैं। बहुत साफ़ तो ऐसा होता है कि फेडरल की जो है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव फिस्कल पॉलिसी होती है, और सूबों की एक्सपेंशनरी होती है। तो सूबे और फेडरल जो है वो आपस में उनकी पॉलिसीज़ को इंसाइड नहीं कर रही होती। इस चीज़ को जो है कम से कम रोकने की ज़रूरत है, और एक नेशनल प्लान कोहेरेंस की ज़रूरत है कि जी हमें एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि अगर टैक्स बढ़ रहा है तो सूबों में जो लोग रहते हैं उन पर भी टैक्स बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि उन पर टैक्स नहीं बढ़ रहा है, वो टैक्स उन पर भी बढ़ रहा है। उस वजह से प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे भी कम हो रही है, मगर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ा जा रही है, पब्लिक नौकरियाँ आए जा रही हैं। इस चीज़ को कम करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जी जी, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है और हम वापस आते हैं।